जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में अब कोई भी इंजन विदेश से नहीं आएगा, बल्कि हमारे देश में ही बनाए जाएंगे। डीआरडीओ की सीवीआरडी ने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली है। इस वक्त दोस्तों 600 हॉर्स पावर के इंजन पर काम किया जा रहा है और मैंने कल आपको बताया था कि 1500 हॉर्स पावर के इंजन को भी डेवलप किया जाएगा। हालांकि 600 हॉर्स पावर का इंजन एफआईसीवी जैसे हल्के व्हीकल्स के लिए है और 1500 हॉर्स पावर का जो पावरफुल इंजन है वो मेन बैटल टैंक जैसे कि अर्जुन के लिए होगा। अभी तक हमने रशिया, जर्मनी और यूक्रेन से इंजनों को इंपोर्ट किया था। इससे हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ गई थी, लेकिन अब इन स्वदेशी इंजनों से हमारी निर्भरता और लागत दोनों बच जाएंगी। ये इंजन पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन होंगे, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक होममेड सॉल्यूशन होंगे और इवन भारत इनका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। डीआरडीओ के अधिकारी डॉक्टर प्रतीक किशोर ने कहा है कि भारत अब विदेशी तकनीक की नकल नहीं कर रहा है, बल्कि खुद की टेक्नोलॉजी बना रहा है और वो भी वर्ल्ड लेवल क्वालिटी के साथ, जिसका मतलब साफ है कि भारतीय टैंक और जो लड़ाकू वाहन है वो मेड इन इंडिया इंजन से चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारत सरकार अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 तेजस मार्क 1 खरीदने के लिए 67,000 करोड़ डील को मंजूरी दे सकती है। ये डील इसलिए भी खास है कि इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और पुराने फाइटर जेटों को हटाया जाएगा, जैसे कि MiG-21 को अब पूरी तरीके से हटाया जाने वाला है। और इस डील के मंजूर होते ही ये डील भारत की सबसे बड़ी घरेलू रक्षा खरीद में से एक होगी। वहीं दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को कावेरी डेरिवेटिव इंजन प्रोग्राम के लिए नया फंड मिल गया है। इस फंडिंग का एम है कि इंजन का LCA तेजस पर उड़ान परीक्षण किया जाए और 2026 तक इसे सर्टिफाइड किया जाए। इंजन की ताकत की बात की जाए तो आप सबको मालूम ही है कि इसका ड्राई थ्रस्ट 49 किलोन्यूटन का है। फिलहाल इनका इस्तेमाल घातक यूकैफ जैसे स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन में किया जाएगा और GTRE ने इससे पहले इस इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग IL-76 एयरक्राफ्ट पर रशिया में की थी। हालांकि IL-76 एक भारी एयरक्राफ्ट है। ऐसे में दोस्तों इंजन की वॉर में किस तरीके से टेस्ट किया जा सकता है वो संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए LSP तेजस फाइटर जेट में से लगाकर टेस्ट किया जाएगा कि युद्ध की परिस्थितियों में इंजन कैसे काम कर सकता है। मतलब साफ है कि GTRE का कावेरी डेरिवेटिव इंजन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। अगर 2026 तक इसका सफल सर्टिफिकेशन हो गया तो ये भारत के घातक जैसे हाईटेक ड्रोन प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर इंजन से उड़ान देगा और ये भारत का एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अब अपने MiG-29 UPG फाइटर जेट में DRDO के द्वारा विकसित की गई HSLD Mark II प्रिसीजन गाइडेड बम को शामिल करने जा रही है। इस कदम से इंडियन एयरफोर्स की सटीक हमला करने की क्षमता और स्वदेशी हथियारों पर निर्भरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा। HSLD Mark II यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग Mark II, इसे DRDO ने बनाया है। ये सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों के बंकर, बिल्डिंग और उनके अहम ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसमें सैटेलाइट और लेजर गाइडेड सिस्टम लगा है और इसकी डिजाइन की बात की जाए तो एरोडायनेमिक और लो ड्रैग है, जिससे ये तेज गति वाले एयरक्राफ्ट पर भी कारगर तरीके से काम करता है। कहा जा रहा है कि पहले फेज में कम से कम 24 फाइटर जेट्स अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके लिए इन एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि कस्टमाइज बम रैक इसमें लगाया जाएगा ताकि बम को सुरक्षित और संतुलित ढंग से ले जाया जा सके और छोड़ा जा सके। इसके अलावा मिशन कंप्यूटर अपग्रेड किया जाएगा और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा ताकि बम और विमान की गाइडेंस सिस्टम आपस में सही तरीके से तालमेल कर सके। इस अपग्रेड को दोस्तों इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि विमान की चुस्ती और उसकी कॉम्बैट क्षमता पर असर ना पड़े। HSLD Mark II की अगर बात की जाए तो ये कम कोलाटरल डैमेज करते हैं और ये हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को बड़ी सटीकता से मार गिराते हैं। मतलब साफ है कि MiG-29 UPG में HSLD Mark II बम की डिप्लॉयमेंट इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर को एक नई धार देगी। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब जल्द ही 114 MRFA की खरीद प्रक्रिया को तेज करने जा रही है और ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की संख्या घटकर लगभग 30 रह गई है, जबकि 42 स्क्वाड्रन की हमको जरूरत है। MRFA के तहत दोस्तों विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। विदेशी कंपनी किसी भारतीय रक्षा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसके जरिए किया जाएगा, जिससे कि भारत को खुद अपने फाइटर जेट्स बनाने का अनुभव मिलेगा। और इस टेंडर में दोस्तों 7 ग्लोबल कंपनियां शामिल है, जिसमें कि अमेरिका की बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डासो, साब, यूरोफाइटर टाइफून, इवन रशिया ने MiG-35 और Su-35 का ऑफर दिया है। इन सभी फाइटर जेट्स में दोस्तों हवाई लड़ाई, जमीन पर हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जासूसी क्षमताओं की जांच की जाएगी। और MRFA में एग्जीक्यूशन मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल ये तय करेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना किया जा रहा है, भारत में कौन सी कंपनियां पार्टनर होंगी जैसे HAL, टाटा या फिर कोई और प्राइवेट कंपनी, एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का तरीका क्या होगा, पहले कुछ फाइटर जेट सीधे आएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे, इवन लागत को बांटने और प्रोडक्शन का शेड्यूल भी इसमें तय किया जाएगा। यह एग्जीक्यूशन मॉडल वैसे तो लगभग तैयार हो चुका है, जैसे ही फाइनल होगा फिर सरकार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगी। मतलब साफ है कि MRFA प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा, स्वदेशी निर्माण और भविष्य में एयर पावर के लिए काफी बड़ा बदलाव माना जा रहा है और यही एक वो तरीका है जिससे भारत की जो घटती हुई स्क्वाड्रन है उसे थोड़ी मजबूती मिल सकती है।
इसके अलावा इंडियन नेवी 8 स्वदेशी LCA नेवी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद पर विचार कर रही है और इन विमानों का इस्तेमाल दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंडिंग करने वाले पायलटों की ट्रेनिंग में किया जाएगा। फिलहाल हमारे जो नौसैनिक पायलट हैं उनकी शुरुआती ट्रेनिंग हॉक EGT जेट से होती है, लेकिन हॉक विमान जो है वो कैरियर से उड़ान भरने लायक नहीं है। इसीलिए अब जरूरत है ऐसे ट्रेनर की जो कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग की असली ट्रेनिंग दे सके, और ये गैप जो आ रखा है उसे केवल LCA नेवी ट्रेनर भर सकता है। इसके कई फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू स्तर पर शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी की जा सकती है। विदेशों में जाकर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट सीधे तैयार हो पाएंगे MiG-29 के और राफेल मरीन जैसे फाइटर जेट्स के लिए, और भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर मिशनों में भरोसेमंद पायलट हम तैयार कर पाएंगे। दरअसल HAL और ADA ने LCA नेवी ट्रेनर का प्रोटोटाइप तो तैयार कर रखा है और हाल ही में तीसरे प्रोटोटाइप NP5 की सफल उड़ान भी हुई है और इसका इस्तेमाल TEDBF की टेस्टिंग में भी किया जा रहा है। लेकिन अब तक नौसेना के लिए जरूरी कैरियर ऑपरेशनल टेस्ट पूरे नहीं हुए हैं। यही वजह है कि खरीद प्रक्रिया में देरी हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की अब्बाबिल मिसाइल, जिसे कई परमाणु वॉरहेड यानी कि MIRV ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, हाल ही में इसका एक परीक्षण हुआ जिसमें ये फेल हो गई और पाकिस्तान दावा करता है कि ये मिसाइल भारत के S-400 को चकमा देने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन बार बार इसका फेल होना पाकिस्तान की तकनीकी खामियों को उजागर करता है। अब्बाबिल मिसाइल का मलबा बलूचिस्तान के डेरा बुगाती जिले के एक गांव के पास मिला है। इससे साफ है कि मिसाइल तय रास्ते से भटक गई और हादसे का शिकार हो गई। और पिछला टेस्ट 2023 में भी किया गया था, वो भी फेल हुआ। वहीं दोस्तों, भारत ने मार्च 2024 में अग्नि 5 MIRV का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया था, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब्बाबिल की रेंज सिर्फ 2200 किलोमीटर है, जो कि MIRV जैसी टेक्नोलॉजी के लिए सीमित मानी जाती है। छोटी रेंज होने का मतलब है कि MIRV के अलग अलग टारगेट बहुत नजदीकी हो जाते हैं और ये BMD सिस्टम को चकमा नहीं दे सकते हैं, और MIRV बनाने में बहुत ज़्यादा फिसाइल मटेरियल की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के पास स्टॉक तो है ही नहीं इसका। मतलब साफ हो जाता है कि ये मिसाइल जो अब्बाबिल है वो फेल हो रही है, जिससे कि पता चलता है कि पाकिस्तान की जो सेकेंड स्ट्राइक के दावे हैं वो अब झूठे लगते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने अपनी तटीय यानी कि कोस्टल डिफेंस के लिए एक बड़ा कदम उठाया और अब पुरानी जो SkyX मिसाइल बैटरी हैं उनकी जगह ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी को डिप्लॉय किया है। ये एक चलता फिरता कोस्टल मिसाइल सिस्टम है जो भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस है। यहाँ पर रशियन SkyX मिसाइलें काफी पुरानी हो चुकी थी, ये सोवियत युग की भी थी। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मनों के जहाज को काफी तेजी से और सटीकता से खत्म कर सकती है और ये सिस्टम तट पर रहते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को मार गिरा सकते हैं। वहीं दोस्तों, तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल को दोस्तों तुर्की की डिफेंस कंपनी रॉकेस्तान ने डेवलप किया है। लंबाई इसकी 6.5 मीटर है, 2300 किलोग्राम का इसका वजन है, रेंज 800 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत की टेंशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते सब जानते हैं और किस तरीके से तुर्की पाकिस्तान को डिफेंस के क्षेत्र में मदद करता है, खुलकर मदद करता है, ये बात भी जग जाहिर है। ऐसे में टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल पाकिस्तान को भी दी जा सकती है तुर्की के द्वारा, जो कि भारत के लिए टेंशन है। हालांकि भारत के पास इसका तोड़ है, लेकिन फिर भी दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, क्या तुर्की के मिसाइल सच में हाइपरसोनिक मिसाइल है? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर बैलिस्टिक मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, इसीलिए केवल स्पीड देकर इसे हाइपरसोनिक कहना ठीक नहीं होगा। असली हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो कि स्क्रैमजेट इंजन से चलती हैं, या फिर वो हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल हों जो कि वायुमंडल में तेजी से अपनी दिशा बदल सके। टाइफून ब्लॉक 4 को अगर आप देखें तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह कि ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके डिजाइन का आकार कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही है, ना ही इसका कोई एरो या फिर एरो कट जैसा एरोडायनेमिक डिजाइन है जो कि असली हाइपरसोनिक सिस्टम में होता है। मतलब साफ है कि प्रचार करना तुर्की की पुरानी आदत रही है, लेकिन यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल कहना थोड़ा सा डाउटफुल तो है। असल में दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, रशिया और चीन जैसे देशों के पास है। दोस्तों, चीन का J-35A जो उसका दूसरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो अब ऑफिशियली एक्टिव सर्विस में आ चुका है। कुछ तस्वीरें देखी जा रही है जिसमें कि J-20 और J-16D जैसे आधुनिक विमानों के साथ ये उड़ान भर रहा है। इवन दोस्तों, J-35A के सीरियल नंबर 61820 और 61821 की पुष्टि हो चुकी है, जो बताता है कि ये एयरक्राफ्ट PLA नेवी की फर्स्ट एयर ब्रिगेड में डिप्लॉय किया गया है। ये माना जा रहा है कि J-35A चाइना के नए और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान के लिए तैयार किया गया है। इसका डिजाइन कैटापुल्ट लॉन्च सिस्टम के लिए बना है, जिससे ये भारी हथियारों के साथ तेजी से टेक ऑफ कर सकता है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका उद्देश्य अमेरिकी F-35C को टक्कर देना है। इसमें सेंसर फ्यूजन, इंटरऑपरेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की क्षमताएं शामिल है। यहाँ पर दोस्तों, चाइना किस तरीके से अपनी नेवल पावर को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो भारत को भी अब यहाँ पर अपने TEDBF प्रोग्राम को और तेजी से डेवलप करना होगा और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की क्वालिटी और ऑटोनॉमी पर काम करना भी जरूरी होगा। यहाँ पर केवल संख्या ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्ट है।
वही फ्रांस की डिफेंस कंपनी डासो एविएशन दोस्तों अब एक नया अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम बनाने जा रही है। ये ड्रोन मिराज 2000 के आकार जितना होगा, यानी कि हल्का और फुर्तीला। इसमें साफरान M88 इंजन लगा होगा। ये वही इंजन है जो रफाल फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है और इसे खास तौर पर राफेल F5 वर्जन के साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया जाएगा। मतलब ये मैन अनमैन टीमिंग की तरह काम करेगा। इसके जरिए राफेल पायलट को खतरे में डाले बिना दुश्मन के इलाकों में ये ड्रोन भेजा जा सकता है और इस UCAS का इस्तेमाल जासूसी निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है। हालांकि भारत पहले से रफाल का ऑपरेटर है और हो सकता है भारत भविष्य में रफाल F5 को खरीदे। अगर भारत ये खरीदता है तो भारत को भी ये क्षमताएं मिलेंगी। दोस्तों, भारतीय सेना की स्पेयर कोर ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार शुरू किया है, जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी को युद्ध अभ्यासों में शामिल किया गया और ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की मजबूत, फुर्तीले और तकनीकी आधारित भविष्य की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इस एक्सरसाइज में दोस्तों हर जवान के पास एक ड्रोन दिखाई दे रहा है, यानी कि हर हथियार के साथ अब तकनीक भी जुड़ेगी। ये ड्रोन अभ्यास ये दिखा रहा है कि कैसे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मनों को चौंका सकते हैं। मतलब साफ है इस एक्सरसाइज का कि भारतीय सेना को और भी स्मार्ट और तकनीकी सक्षम बनाया जाए और युद्ध के बदलते हुए तरीकों में खुद को कैसे ढाल सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में ड्रोन की भूमिका को साबित करना। ड्रोन प्रहार केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अब सेना का हर जवान सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा, ताकि भविष्य की जंग में भारत हमेशा आगे रहे। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की ATS ने एक बड़ी आतंकवादी कार्रवाई की है, जिसमें कि 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और ये सभी अलकायदा के AQIS से जुड़े हुए थे। और ये ऑपरेशन दोस्तों गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चला गया। इनमें मोहम्मद फैक जो कि दिल्ली का है, मोहम्मद फरीदीन जो कि अहमदाबाद का है, सैफुल्ला कुरैशी ये गुजरात का है, जिशान अली ये नोएडा उत्तर प्रदेश का है। दरअसल ये आतंकी व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो युवा लोग हैं उन्हें आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए उसका आ रहे थे। इवन ये कट्टरपंथी विचारधारा को तो फैला ही रहे थे, साथ ही साथ दोस्तों ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। AQIS दोस्तों एक खतरनाक आतंकी संगठन है जो कि भारत में हमले की साजिशें रचता है। इस गिरफ्तारी से देश के कई हिस्सों में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो रुक गई हैं। बहुत चीजें दोस्तों जो सामने आ रही हैं। तो फिलहाल ये थे के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।